गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिजिटल क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन जो ज्योग्राफी का हमारा है वो है रिसोर्स। रिसोर्स के भीतर हम अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग चीज़ों को ध्यान से देखें। तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो ये है, आखिर रिसोर्स है क्या? व्हाट इज रिसोर्स? तो आप ये समझ लीजिए, features of the environment which helps to produce things that satisfy our need is called resources. एग्जाम्पल के तौर पे नेचर में हमें लकड़ी अवेलेबल है बहुत पहले से, प्राचीन जमाने से, लेकिन इस लकड़ी का हम लोगों ने इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते, अपने नॉलेज के बलबूते, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमने इससे बहुत सारी यूजफुल चीज़ों को बनाया और इस तरह से वो जो वुड है जो कि एक नेचुरल रिसोर्स था या है, वो हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन रिसोर्स बन गया। इस पेपर का हम लोग जो आज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बनता है लकड़ी से। आगे हम देखेंगे, नेचर में हमारे पास वाटर अवेलेबल था, तो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन फिर वही बात आती है, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी सेटिस्फाई को फुलफिल करने के लिए हमने पानी से हाइड्रो पावर जनरेशन स्टार्ट किया, यानी पन बिजली बनाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से हम रिसोर्स को अपनी सुविधा अनुसार नेचुरल रिसोर्स को अपने लिए बेहतरीन रिसोर्स में तब्दील करते हैं। तो सिंपल वर्ड में यदि कहा जाए कि रिसोर्स क्या है, तो रिसोर्स जो है वो फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प टू प्रोड्यूस थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। जैसे हवा है, पानी है, फॉरेस्ट है, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए रिसोर्स का काम करती है और इस रिसोर्स को हम अपने नॉलेज के तौर पे और फर्दर प्रोडक्ट बनाने में, बेहतरीन दूसरी चीज़ों को बनाने में अपने नॉलेज के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यदि ब्रॉडली रिसोर्स को यदि हम डिवाइड करना चाहें कि रिसोर्स कितने तरीके का है, तो सिंपली हम इसे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के भीतर वो सारी बातें आएंगी जो नेचर ने हमें दे रखा है। ह्यूमन रिसोर्स को थोड़ा सा हम समझ लें कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो एक नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल प्राणी है। उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एनालिसिस करने की क्षमता है, फंड रेजिंग की क्षमता है। ये सारे जो स्किल्स होते हैं ये मनुष्य को एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हमारे सामने लाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ही एकमात्र ऐसा पावर है जो नेचर के रिसोर्स को डिफरेंट बेहतरीन चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। जैसे हमारे पास मिनरल्स थे, मिनरल्स से हमने एटॉमिक पावर बनाया। हमारे पास विंड पहले से था, लेकिन विंड से विंड पावर जनरेट करने की क्षमता ह्यूमन बीइंग के पास है। नन अदर देन ह्यूमन बीइंग कैन ट्रांसफॉर्म द नेचुरल रिसोर्स into useful substances। इसे कोई और नहीं कर सकता, ह्यूमन नहीं कर सकते हैं। तो पूरे नेचर के रिसोर्स को मैनेज करने का काम ह्यूमन बीइंग करते हैं अपने नॉलेज के बल पे, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बल पे। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि रिसोर्सेज के भीतर दो इंपॉर्टेंट पहलू है। एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है नेचुरल रिसोर्स जो नेचर ने दे रखा है, दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है इस नेचर के रिसोर्स को मैनेज करने वाला ह्यूमन पावर, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जब भी ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स का कॉम्बिनेशन परफेक्टली काम करता है तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट का निर्माण होता है। आज हम स्पेस शटल के थ्रू डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर चले जा रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये रिसोर्सेज को ह्यूमन पावर में मैनेज किया और इस तरह से हमने उसके लिए अपने नीड को सेटिस्फाई करने का एक जरिया बनाया। तो ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नेचर बहुत बड़ा है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे हिडन फैक्ट्स हैं। कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो आज से 200 साल पहले हमें पता नहीं थे, लेकिन
ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी जानकारी में आए, इसको हम लोगों ने समझना स्टार्ट किया और आज उससे हम बेहतरीन चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कहने की बात ये है कि हवा तो आज से हजारों साल पहले भी थी, लेकिन विंड पावर का जनरेशन हम लोगों ने हार्डली आज से 50 साल पहले करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग मैनेज करते गए। तो यहाँ पे जब नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई करने की बात आती है तो इसे हम ब्रॉडली 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। दूसरा जो है वो ऑरिजिन के अकॉर्डिंग हम रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स को। तीसरा जो है स्टॉक के ऊपर कर सकते हैं, यानी कितनी मात्रा में वो रिसोर्स अवेलेबल है इसके ऊपर। और जो चौथा है वो है डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर कि ये जो रिसोर्सेज हैं क्या ये वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड सबके लिए हैं या किसी लोकलाइज्ड एरिया के लिए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल है, चारों तरफ है, जैसे एयर वाटर चारों तरफ मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोकलाइज्ड होती हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर मिनरल्स किसी पर्टिकुलर देश में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ब्रॉडली नेचुरल रिसोर्स को हमने क्लासिफाई किया 4 डिफरेंट कैटेगरीज के भीतर। पहली कैटेगरी जो थी वो थी लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इसके अकॉर्डिंगली। दूसरा था ऑरिजिन के अकॉर्डिंगली कि ये लिविंग बींग्स है या नॉन लिविंग्स है। तीसरा जो है वो स्टॉक्स के ऊपर है, यानी नेचर में वो कितना अवेलेबल है, ज्यादा है या कम है। और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे यूबिक्यूजियस एंड लोकलाइज्ड, यानी ये सबके लिए है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए है। नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशंस को हमने देखा, इसको हमने ब्रॉडली 4 भागों में डिवाइड किया हुआ था। अब इसके एक एक करके पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसका जो कैटेगरी था, हम लोगों का फर्स्ट कैटेगरी था, वो था रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। इसको हम लोग ब्रॉडली नेचुरल रिसोर्स को 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर पाएंगे। एक होगा हमारा ये एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा होगा पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स ऐसे नेचुरल रिसोर्स को बोलते हैं जिसकी एबिलिटी कितनी है, वो कितने दिनों तक सस्टेन कर सकता है, कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें हमें पता होती है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हम लोग कोल रिजर्व्स की बात करें तो विश्व में अलग अलग कंट्री में कितने कोल रिजर्व्स हैं, वो कोयला कितने दिनों तक चल सकता है। हम लोग सब लोग जानते हैं मिडिल ईस्ट के भीतर बहुत सा क्रूड ऑयल्स वगैरह मिलता है। ये सब फॉसिल्स से होता है, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक हम इसको यूज कर पाएंगे अपने नॉलेज के तौर पे। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। यूक्रेन में आयरन बेल्ट है, भारत में भी उड़ीसा में आयरन पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, झरिया, झारखंड, इन सब जगहों पे हमें कोयला मिलता है। तो एक्चुअल रिसोर्स के भीतर में रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें पता होती है, कितने लंबे समय तक हम इसको यूज कर पाएंगे ये भी पता होती है। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक अपनी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बनाते हैं। किसी भी देश की सरकार जो है, कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, वो एक अल्टरनेट की तरफ बढ़ती है कि फ्यूचर के लिए मेरे पास यदि ये एक्चुअल रिसोर्स नहीं रहा तो हमारा काम कैसे चलेगा। इसके लिए हम लोग फिर पोटेंशियल रिसोर्स की तलाश में निकलते हैं। ये पोटेंशियल रिसोर्स जो है वो रिसर्च बेस्ड होता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगी, फ्यूचर का डिमांड क्या होगा, फ्यूचर में हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसको फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्स हमारे पास कहां से आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सैकड़ों साल, हजारों साल से हवा हमें मिलती आ रही है। बहुत तेज हवा भारत में कोस्टल रीजन में चला करती है। ये एक पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे देख रही थी। इस तरह की चीजें पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो रही थी। आज आप जानते हैं गुजरात के जो समुद्र तटीय एरिया है वहाँ पे एक लाइन से सीरीज में विंड मिल जो पावर है वो विंड जनरेशन का काम करते हैं। टरबाइन वहाँ पे लगे हुए हैं जो कि विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। उसी तरह से तमिलनाडु के भीतर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पर आपको
नागरकुली एक प्लेस है तमिलनाडु में जहां सैकड़ों हजारों की तादाद में विंड पावर जनरेशन का काम होता है। तो ये एक्चुअल और पोटेंशियल। नेचुरल रिसोर्स क्या है? एक्चुअल रिसोर्स वो होता है जिसकी क्वांटिटी हमें पता है और जो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। उसके यूज करने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा कि हमें कुछ अल्टरनेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स की जब जरूरत पड़ती है तो उसको देखने के लिए हम पोटेंशियल रिसोर्स की तरफ बढ़ते हैं और ये पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में हमारे पास एडिशनल चीजें आ जाती हैं, जैसे विंड पावर, एटॉमिक पावर, हाइडल पावर। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। पहले मैनुअल काम करते थे हम लोग। मैनुअल काम से हम लोगों ने पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में कंप्यूटर्स को डेवलप कर लिया। तो ये होता है हमारा एक्चुअल और पोटेंशियल। दूसरी कैटेगरी जो हमारी थी वो था रिसोर्सेस बेस्ड ऑन ओरिजिन। इसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक एबायोटिक रिसोर्सेस और दूसरा बायोटिक रिसोर्सेस। एबायोटिक रिसोर्सेस क्या है? ये नॉन लिविंग रिसोर्स हैं, जैसे सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, रिवर, माउंटेन। ये हमारे एबायोटिक रिसोर्स के रूप में जाने जाते हैं। बायोटिक रिसोर्स क्या होगा? बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि लिविंग है। लिविंग्स का मतलब जो हमारे फुलफिल को नीड करने वाले जो लिविंग बींग्स है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। प्लांट्स हमें ढेर सारी चीजें देते हैं। प्लांट्स से हमें वुड मिलता है, प्लांट्स से हमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स मिलते हैं, रेजिन्स मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हमारे सारे ईटेबल्स जो हैं, फूड ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स हो, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स है। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग। उसी तरह से एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत काम में आते हैं। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लोड कैरी करते हैं, उनके मटन्स को हम लोग खाते हैं और उससे हमें यूजफुल मटेरियल्स मिलती हैं। तो इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से भी हम लोग रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन दो कैटेगरी बनेगी, एक होगा एबायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा होगा बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक के भीतर लिविंग बींग्स आएंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज के भीतर में नॉन लिविंग्स आएंगे, जो कि सॉइल है, माउंटेन है, रिवर है, ये सब चीजें हैं, एयर है। और लिविंग बींग जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक रिसोर्सेज, जिसमें हमारे एनिमल्स आए। तो आज के क्लास में इतना ही। इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें, समझे, देखें। बुक्स अवेलेबल है, बुक्स को फॉलो करें और जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसको आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी को पढ़ेंगे और फिर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।